उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, सर तो जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो।
बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं, कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़इयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब देखिए, आप इतना इंटरप्ट करते हो और बोलते हो बैठे बैठे, आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। स्पीकर सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा, सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி காரசாரமாக பேசி வருகிறார். அவையில் ஆளுங்கட்சியினரும் அதற்கு பதிலளித்து பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த விவரங்களோடு செய்தியாளர் நிரஞ்சன் இணைந்திருக்கிறார். நிரஞ்சன், மக்களவையில் ராகுல் காந்தி காரசாரமாக விவாதித்து வருகிறார். பாஜக அரசு மீது பல்வேறு கேள்விகளையும் அவர் எழுப்பியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக நீங்கள் தொடரலாம். விக்னேஷ், ராகுல் காந்தி அவர்கள் தற்பொழுது பட்ஜெட் மீதான உரையை தற்பொழுது ஆற்றி வருகிறார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிடங்களுக்கு மேலாக இந்த உரை நீடித்து வருவதை பார்க்க முடிகின்றது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீதும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் மீதும், அதே மாதிரி மத்திய அமைச்சர்கள் மீதும் நேரடியான கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார். அவருடைய உரையுடைய அடிப்படையான விஷயம் என்பது மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய அந்த சக்கர வியூகம் என்பதை தற்பொழுது வைத்திருக்கக்கூடிய, கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டுடன் ஒப்பிட்டு அவர் பேசி வருவதை தான் நாம் பார்த்து வருகிறோம். தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் பேசுவதை, முடிந்தவரை அவர் பேசுவதை நான் மொழிபெயர்த்து சொல்வதற்கு முயற்சி செய்கிறேன். நீங்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சக்கர வியூகம் என்பது மக்களுக்கு தீமை விளைவிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றது. ஒரு கோவில் ஆகட்டும், ஒரு மசூதி ஆகட்டும், ஒரு சர்ச் ஆகட்டும், அல்லது சீக்கியர்களுடைய வழிபாடு தலங்களாகட்டும், எந்த இடத்திற்கும் யார் வேண்டுமானாலும் போகலாம். ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய சக்கர வியூகம், தாமரை வியூகம் என்ற பெயரில் நீங்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சக்கர வியூகத்திற்குள் உங்களது பிரதமர், உங்களது உள்துறை அமைச்சர், RSS உடைய தலைவர் மோகன் பகவத் உள்ளிட்ட வெறும் 6 பேர் மட்டும்தான் உள்ளே செல்ல முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு சக்கர வியூகத்தை தான் நீங்கள் வடிவமைத்திருக்கிறீர்கள். அங்கிருந்து நீங்கள் வெளிவிடக்கூடிய திட்டங்கள் என்பது எதுவுமே மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் இல்லை என்ற ரீதியிலான விமர்சனங்களை அவர் தொடர்ந்து முன்வைத்து வருகிறார். अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा
जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। விஷ்ணுதாஸ் சர்மா. நிரஞ்சன், ராகுல் காந்தி பேசிய விஷயத்தை நீங்க குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தீங்க. அவ்வப்போது மத்திய அமைச்சர்களும் இடைமறித்து அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்து வந்தாங்க. இது வரைக்கும் நடந்த விஷயங்களை நீங்க சொல்ல முடியுமா? இப்போ மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசியிருக்கிறார் விக்னேஷ். அவர் சொன்னது அக்னிவீர் திட்டம் என்பது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஆனா அதை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில ரொம்ப மோசமான கருத்துக்களை ராகுல் காந்தி முன் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டை ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் முன் வச்சிருக்கிறாரு. இப்போ சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அவர்கள் பேசி வருகிறாரு. இரண்டு தரப்பிலிருந்துமே கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க, குரல் எழுப்புறதை பாக்குறாங்க. இப்போ சபாநாயகர் ஒரு தனது கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து பேசுறாரு. ராகுல் காந்தி பேசக்கூடிய விஷயங்களை பார்ப்போம், தொடர்ந்து அதுக்கான மொழிபெயர்ப்பு பார்ப்போம். हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट माननीय மீடியா மக்கள் உள்ளே வருவதற்கு, நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளே வருவதற்கு அனுமதி என்பது மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காலையிலிருந்து அவர்கள் போராடி வருகிறார்கள். பல ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்றத்தின் செய்திகளை சேகரித்து வந்த ஊடகவியலாளர்கள் திடீரென தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த இடத்தில் அவர்கள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை ராகுல் காந்தி முன்வைத்திருக்கிறார். இந்த விஷயம் என்னவென்றால், முக்கியமான இடங்களில் நின்று பத்திரிகையாளர்கள் உறுப்பினர்கள் தான் பேட்டி எடுக்க முடியும். அந்த இடத்திற்கு இனி பத்திரிகையாளர்கள் வர முடியாது என்ற ஒரு தடை உத்தரவு இன்று காலையிலிருந்து அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அவர்கள் ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அதை குறிப்பிட்டு ராகுல் காந்தி அந்த தடை உத்தரவை நீக்க வேண்டும், ஊடகவியலாளர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறார். தற்பொழுது சபாநாயகர் அவர்கள் சில முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார். कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता। यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था की। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोले ना। एक सेकंड एक सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर। மக்களவையில் காரசார விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.